हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम और नीट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है। तो अगर बात करें जनन स्वास्थ्य के शाब्दिक अर्थ की, तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जननांगों का पूरी तरह स्वस्थ होना, यानी जननांगों में किसी भी प्रकार की बीमारी का ना होना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। लेकिन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जननांगों में किसी भी प्रकार की बीमारी का ना होना ही केवल जनन स्वास्थ्य नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को समुचित रूप से इस बात की जानकारी होना कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, जननांगों से संबंधित सभी समस्याओं के बारे में जागरूक होना, परिवार नियोजन और यौन संचालित रोगों जैसी चीजों के बारे में सही जानकारी होना भी जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। जनन स्वास्थ्य के बाद हम जानेंगे उससे संबंधित समस्याओं और कार्य नीतियों के बारे में। तो भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसमें 1951 में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और वर्तमान में इसी कार्यक्रम का और एक उन्नत रूप देकर जो है परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका नाम है RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। परिवार नियोजन का नाम बदलकर इस समय RCH यानी कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम रख दिया गया है। और यह कार्यक्रम चलाया क्यों जाता है? तो इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है लोगों को जननांगों, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूक करने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। उसी के साथ सुरक्षित प्रसव और प्रसव की क्रिया यानी डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे की सही देखभाल हो, इन सभी क्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं और लोगों को यौन संचालित रोगों यानी स्टडीज और गर्भ निरोधक जैसी चीजों के बारे में जानकारी मिले और जनसंख्या नियंत्रण जो है यानी जनसंख्या विस्फोट पर सही नियंत्रण किया जा सके, इसके लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उल्बवेधन यानी एमनियोसेंटेसिस की। अगर आपको उल्बवेधन के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये एक भ्रूणीय परीक्षण होता है। इसमें क्या होता है, जो भ्रूण होता है जब वो गर्भाशय के अंदर होता है तो उसके बाहर एक थैली होती है जिसे एमनियन कोश कहा जाता है या फिर इंग्लिश में उसी को एमनियन सैक भी कहा जाता है। उसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है और उस पदार्थ को हम एमनियोटिक द्रव कहते हैं। और उल्बवेधन तकनीक में उसी थैली के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे सिरिंज के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। उसके अंदर कई सारी कोशिकाएं होती हैं और उस तरल का जांच करके ही आनुवांशिक विकारों का पता लगाया जाता है कि बच्चे में किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, जो बच्चा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो, उसमें किसी भी प्रकार का आनुवांशिक विकार ना हो। लेकिन इस तकनीक से बच्चे की लिंग का भी पता चल जाता है, यानी कि जो होने वाली संतान है वो लड़का है या लड़की है, इस बात का पता भी एमनियोसेंटेसिस से लग जाता है। तो भारत में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि लोगों को जब ये पता चलता है कि होने वाली संतान लड़की है तो वो उस लड़की को पैदा होने से पहले ही मार देना चाहते हैं। यानी कि मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने 1974 में इस पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण की। तो जनसंख्या विस्फोट होता क्या है? तो किसी भी छोटी सी जगह या किसी भी जगह में अचानक से जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाना यानी अत्यधिक वृद्धि हो जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। और जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए ही विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। बात करें जनसंख्या की तो सन 1900 में पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो लगभग 2 बिलियन यानी लगभग 200 करोड़ के आसपास थी। और सन 2000 में ये जनसंख्या बढ़कर पूरे विश्व की जनसंख्या है वो 6 बिलियन यानी कि 6 अरब हो गई। और सन 2011 में यह जनसंख्या जो है वो लगभग 7.2 अरब यानी 7 अरब से भी ज्यादा हो गई। अगर इस दौरान भारत की पॉपुलेशन यानी भारत की जनसंख्या में क्या वृद्धि हुई है तो उसकी बात करें तो जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश की कुल आबादी लगभग 35 करोड़ थी और सन 2000 आते आते हमारे देश की जो जनसंख्या है वो लगभग 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ हो गई। और मई 2011 में जब भारत की जनगणना हुई थी तो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ थी, बल्कि 120 करोड़ से भी अधिक थी। और इस हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है और इस समय भारत जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अब जनसंख्या विस्फोट समस्या क्यों है?
क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आपको उतनी सारी सुख सुविधाएं चाहिए, आपको भोजन चाहिए, दवाएं चाहिए, विभिन्न प्रकार के संसाधन चाहिए। पर्यावरण, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसका बहुत बड़ा नुकसान पर्यावरण को झेलना पड़ रहा है, और जो हानि पर्यावरण को हो रही है उसका नुकसान फिर इंसान भुगत रहे हैं। इसीलिए जन्म दर को नियंत्रित करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण काम है। अगर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण की बात करें तो पिछले कुछ दशकों में भारत के हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं जनन स्वास्थ्य चैप्टर 3। इसके पहले की वीडियो में हमने जनसंख्या विस्फोट, एमनियोसेंटेसिस और जनन स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस किया है। अब हम जानेंगे गर्भ निरोधक विधियों के बारे में। तो टोटल 6 गर्भ निरोधक विधियां हैं, जिनमें से जो सबसे पहली विधि है उसे हम प्राकृतिक विधि या नेचुरल मेथड कहते हैं। दूसरी विधि है निरोध विधि, जिसे हम बैरियर मेथड के नाम से जानते हैं। और बैरियर मेथड के बाद तीसरी विधि आती है जिसे हम अंतः गर्भाशयी युक्ति कहते हैं। चौथे नंबर पे आती है मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां। 5वें नंबर पे आते हैं इंजेक्शन और इम्प्लांट्स, और 6वें नंबर पे आती है शल्यक्रिया विधि। सबसे पहली विधि है प्राकृतिक विधि यानी नेचुरल मेथड। यह पूरी तरीके से प्राकृतिक होती है। इसमें किसी भी प्रकार की दवा का प्रयोग या केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें सबसे पहली विधि है आवधिक संयम। इसमें क्या होता है कि अंडोत्सर्ग के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक मैथुन क्रिया से बचना चाहिए। उसके बाद दूसरी विधि आती है बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन। इसमें मैथुन के दौरान स्खलन के समय नर भाग को मादा भाग से के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद तीसरी विधि आती है स्तनपान अनार्तो। प्रसव के बाद स्तनपान कराने से भी 4 से 6 महीने तक की अवधि में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया नहीं होती है, जिसकी वजह से निषेचन की प्रक्रिया रुक जाती है। उसके बाद आता है बैरियर मेथड, जिसमें सबसे पहला मेथड है निरोध विधि यानी कॉन्डम्स का प्रयोग करना। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, लेकिन पुरुषों में यह विधि अधिक लोकप्रिय है। उसके बाद आते हैं डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट। ये फीमेल में गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय योनि को ढकने का काम करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। उसके बाद आती है अंतः गर्भाशय युक्तियां। इन्हें यूटेरस यानी गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। 3 प्रकार की जो है अंतः गर्भाशय युक्तियां हमारे यहाँ सबसे अधिक प्रचलित हैं। सबसे पहली आईओडी है, औषधि रहित आईओडी, जिसमें किसी भी प्रकार की केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद आते हैं तांबा मोचक आईओडी, जो कॉपर रिलीज करते हैं, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता प्रभावित होती है। उसके बाद आते हैं हार्मोन मोचक आयोडीज। ये भी हार्मोन और केमिकल रिलीज करते हैं, जो शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आती है मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां, ऐसी दवाएं जिनका प्रयोग मुख द्वारा किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, स्टेरॉइड युक्त जैसे माला डी और मालायन, और दूसरी गोलियां होती हैं नॉन एस्टेरॉइड। जो नॉन एस्टेरॉइड गोलियां होती हैं इनमें किसी भी प्रकार की हार्मोन नहीं होते हैं, जैसे सहेली। यह भारत में विकसित की गई एक गोली है, जिसे CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है। उसके बाद आते हैं इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। जो इंजेक्शन होते हैं इन्हें इंजेक्ट किया जाता है शरीर में, जैसे DMPA। ये जो इंजेक्शन है ये 3 महीने में एक बार लगवाया जाता है। उसके बाद दूसरा इंजेक्शन है एग्जाम्पल के तौर पर NETAN, जो 2 महीने में एक बार लगवाया जाता है, और ये अंडोत्सर्ग यानी ओवल्यूशन की प्रक्रिया को रोकते हैं। उसके बाद इम्प्लांट्स की बात करें तो नॉरप्लांट नाम का एक इम्प्लांट होता है, जो त्वचा के नीचे इंजेक्ट किया जाता है। शल्यक्रिया विधि की बात करें तो 2 प्रकार की शल्यक्रिया विधि होती है नर और मादा में। पहली विधि है शुक्रवाहिका उच्छेदन, जिसे वैसेक्टॉमी भी कहा जाता है। यह नर में होती है। और दूसरा है नलिका उच्छेदन, जिसे ट्यूबेक्टॉमी भी कहा जाता है, जो कि महिलाओं में की जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि गर्भ निरोधक विधियां यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता क्या है। तो इन विधियों का प्रयोग गर्भधारण की प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है। जनसंख्या विस्फोट तथा अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए इन विधियों का प्रयोग होता है। सबसे पहले गर्भ निरोधक विधि की हम बात करेंगे, जो है प्राकृतिक विधि यानी नेचुरल मेथड। इस विधि में किसी भी दवा या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इन विधियों की सफलता दर सबसे कम होती है। प्राकृतिक विधि में जो सबसे पहली विधि है उसे हम आवधिक संयम या पीरियोडिक एब्स्टेंस कहते हैं। इसमें मासिक चक्र के 7वें से 17वें दिन के बीच सहवास या मैथुन की क्रिया से बचना चाहिए। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लगभग 14वें दिन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, मासिक चक्र के लगभग 14वें दिन, और उससे ठीक 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक के समय तक मैथुन क्रिया से बचना चाहिए, ताकि निषेचन की प्रक्रिया ना हो पाए और गर्भधारण ना हो। इसी विधि को हम आवधिक संयम के नाम से जानते हैं।
आवधिक संयम के बाद दूसरी विधि आती है बाह्य स्खलन या सहवास अंतराल। इसमें मैथुन क्रिया के दौरान स्खलन के समय लिंग को योनि से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि शुक्राणुओं का स्खलन मादा के जननांग में न हो सके और निषेचन की क्रिया के बाद गर्भधारण न हो पाए। उसके बाद तीसरी प्राकृतिक विधि है स्तनपान अनार्तो। प्रसव के बाद यानी बच्चे को जन्म देने के बाद जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब शरीर में दूध के उत्पादन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन की अधिकता बहुत बढ़ जाती है और बढ़े हुए प्रोलैक्टिन का जो स्तर है वो हाइपोथैलेमस पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव जो है वो अस्थायी रूप से रुक जाता है, जिसकी वजह से LH और FSH हार्मोन नहीं रिलीज हो पाते हैं और अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती है। और बिना अंडाणुओं के निषेचन की प्रक्रिया कैसे होगी? इसीलिए स्तनपान अनार्तो एक प्राकृतिक विधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है, लेकिन यह विधि भी बहुत कारगर नहीं है क्योंकि कुछ महिलाओं में स्तनपान के दौरान भी मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। दूसरी गर्भ निरोधक विधि जिसे हम बैरियर मेथड या रोध अथवा अवरोधक विधि के नाम से जानते हैं, इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकने के लिए भौतिक अवरोधक का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि निरोध क्या होते हैं, जिन्हें कॉन्डम्स के नाम से भी जाना जाता है। ये पतले रबर या लैटेक्स से बने होते हैं जो पुरुष के लिंग या महिला की योनि को ढकते हैं, जिसके कारण स्खलित शुक्राणु मादा की योनि में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यानी ये जो रबर से बने स्ट्रक्चर्स होते हैं ये दोनों, इनका इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, लेकिन पुरुषों में जो निरोध होते हैं वो अधिक लोकप्रिय होते हैं। और चूंकि ये पुरुषों में पुरुष के लिंग और स्त्रियों में स्त्री की योनि को ढक देते हैं, तो इस प्रकार जो शुक्राणु है वो मादा जनन मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन निरोध यानी कॉन्डम्स का इस्तेमाल केवल एक ही बार किया जा सकता है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। गर्भधारण को रोकने के साथ साथ ही ये एड्स जैसे यौन संचारित रोगों से भी बचाते हैं। निरोध के अलावा डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट जैसे कुछ रबर से बने स्ट्रक्चर्स होते हैं जो महिला जनन मार्ग में गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका इस्तेमाल केवल फीमेल्स द्वारा ही किया जाता है और इनके अधिक प्रभावी परिणामों के लिए इनके साथ शुक्राणु नाशक क्रीम, जल या फोम का भी उपयोग किया जाता है जिससे शुक्राणु नष्ट हो जाए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती हैं अंतः गर्भाशय युक्तियां यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। जैसा कि इसके नाम में ही है, इन्हें गर्भाशय के अंदर स्थापित किया जाता है और यह सबसे अधिक अपनाई जाने वाली विधि है। जब भी किसी भी दंपत्ति को संतानों के बीच में अधिक अंतराल चाहिए होता है, उस विधि में यह सबसे उपयुक्त और सबसे ज्यादा लोकप्रिय विधि है हमारे देश में। इन्हें प्रशिक्षित डॉक्टरों एवं नर्सों द्वारा योनि मार्ग से होकर गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। अंतः गर्भाशय युक्तियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली विधि जो है उसे हम गैर औषधीय या नॉन मेडिकेटेड आयोडीज कहते हैं। इस विधि में किसी भी प्रकार की औषधि या रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह प्लास्टिक या पॉलिथीन से बनी युक्ति होती है और इसका काम क्या होता है, यह गर्भाशय के अंदर स्थानीय सूजन पैदा कर देती है और उस सूजन को कम करने के लिए WBC कोशिकाएं जो होती हैं वो इकट्ठा होकर शुक्राणुओं का भक्षण करती हैं, यानी शुक्राणुओं को नष्ट कर देती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आयोडीज है उन्हें हम तांबा मोचक कहते हैं, जो कॉपर रिलीज करती हैं। ये तांबे की बनी होती हैं। बेसिकली पहले ये एक प्लास्टिक का स्ट्रक्चर होता है जिस पर तांबे या कॉपर का बना जो तार है वो लपेटा हुआ होता है और ये कॉपर आयरन मुक्त करती हैं जो शुक्राणुओं के भक्षण को बढ़ाती हैं, यानी शुक्राणुओं को नष्ट करती हैं। इसके अलावा ये शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को भी कम करने का काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर कॉपर टी, यह जो आयोडी है वो लगभग टी आकार की होती है। कॉपर 7, मल्टीलोड 375 कॉपर टी, ये सभी तांबा मोचक आयोडीज के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हार्मोन मोचक आयोडीज। ये आयोडीज हार्मोन्स रिलीज करती हैं जिनसे गर्भाशय जो है वो भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, यानी गर्भाशय की जो स्थिति है वो गर्भधारण के लिए सही नहीं रहती, यानी उसके अंदर किसी भी शिशु के पलने के लिए जो उचित इन्वायरमेंट चाहिए वो नहीं विकसित हो पाता है। इसके अलावा ये गर्भाशय ग्रीवा की जो श्लेष्मा है उसे गाढ़ा और चिपचिपा बनाती है, जिसकी वजह से शुक्राणु उनमें पूरी तरीके से गति नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाते और इस प्रकार हार्मोन मोचक आयोडी जो है वो निषेचन की प्रक्रिया को रोकती है। एग्जाम्पल्स के तौर पर प्रोजेस्टोरजेट और LNG
20 जो है ये हार्मोन मोचक आयोडीज के उदाहरण है। उसके बाद आती है मुख से दी जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इन गोलियों का उपयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये जो गोलियां हैं ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के संयोजन से बनती हैं। वर्तमान में मुख्यतः 2 प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां प्रचलित हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है हार्मोनल पिल्स, जिनमें एस्टेरॉइड होता है। इन गोलियों को मासिक चक्र के शुरुआती दिनों से लेकर लगातार 21 दिनों तक लिया जाता है, यानी पहले दिन से लेकर 21वें दिन तक, और उसके बाद लगातार 7 दिनों का अंतराल रखा जाता है और इन्हीं 7 दिनों में मासिक धर्म होता है। ये गोलियां अंडोत्सर्ग व रोपण दोनों क्रियाओं को रोकती हैं। 7 दिनों के अवकाश में जो मासिक धर्म होता है या मासिक चक्र होता है वो इन हार्मोनल गोलियों की वजह से कृत्रिम रूप से होता है। जब पहले दिन से लेकर 21वें दिन तक इन गोलियों का सेवन किया जाता है तो उससे कृत्रिम हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम गर्भाशय की आंतरिक परत बनने लगती है। और जब 21वें दिन के बाद से इन गोलियों को लेना बंद कर दिया जाता है तो एंडोमेट्रियम की जो दीवार है वो अपने आप टूटने लगती है और इस प्रकार जो मासिक धर्म होता है वो इन दवाओं के असर के कारण होता है। और ये दवाएं जो हैं यानी ये जो हार्मोनल पिल्स होती हैं ये अंडोत्सर्ग को रोक देती हैं, जिसकी वजह से निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ये गोलियां गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा को भी परिवर्तित करती हैं, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्रिया दोनों प्रभावित होती हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर मालाडी और मालायन इन गोलियों के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद बात करेंगे गैर एस्टेरॉइड गोलियों की, यानी ऐसी गोलियां जिनमें किसी भी प्रकार का एस्टेरॉइड नहीं पाया जाता है। ये गोलियां सप्ताह में 1 बार ही ली जाती हैं और इनमें किसी भी प्रकार का हार्मोन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर सहेली नाम की एक गोली है जिसे भारत में विकसित किया गया है। इसका निर्माण केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान यानी CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया गया है। ये एक PYQ भी है कि सहेली नाम की जो गोली है उसका निर्माण कहाँ किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे आपातकालीन गोलियां यानी आई पिल्स की। इन गोलियों को सबसे आपातकालीन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इनका प्रयोग जैसे बलात्कार या किसी भी आपातकालीन स्थिति में गर्भधारण की प्रक्रिया को रोकने के लिए मैथुन क्रिया के लगभग 72 घंटे के भीतर ही लिया जाता है, यानी अंतःरोपण के पहले ही इन गोलियों का इस्तेमाल होता है। यदि मैथुन की क्रिया के बाद अंतःरोपण हो चुका हो तो ये गोलियां किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगी। ये एबॉर्शन पिल्स नहीं है, यानी गर्भधारण हो चुका है तो ये गोलियां किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगी, लेकिन ये जो गोलियां होती हैं ये गर्भाशय को शिशु के भ्रूण के विकास के लिए अनुपयोगी बना। उसके बाद आते हैं अंतःक्षेप्य और अंतःरोपण यानी इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स। इस विधि में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन या फिर दोनों के मिश्रण के टीकों का प्रयोग किया जाता है और ये भी लगभग मुखीय गोलियों के समान होते हैं, लेकिन ये अधिक समय तक कार्य करते हैं और इनकी गति बहुत तीव्र होती है क्योंकि इनके अंदर हार्मोन्स की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। उसके बाद 5वें नंबर पे जो विधि आती है उसे हम शल्य क्रिया अथवा बंधकरण यानी स्टेरिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यह परिवार नियोजन की सबसे स्थायी विधि है और इस विधि का प्रयोग करने के बाद भविष्य में कभी भी कोई भी दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं रह जाते हैं। यह गर्भधारण को रोकने के लिए सबसे उचित और सबसे लोकप्रिय विधियों में से एक है। शल्य क्रिया विधियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है शुक्र वाहिका उच्छेदन या वैसेक्टोमी, जिसे पुरुष नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पुरुष के अंडकोश पर एक छोटा सा चीरा लगाकर दोनों शुक्र वाहिकाओं के एक छोटे से भाग को काटकर बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता तो है लेकिन वे शुक्राणु आगे परिवहन करके मूत्र मार्ग तक नहीं जा पाते हैं, इसलिए निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। साधारण भाषा में इसे पुरुष नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। शल्य क्रिया की दूसरी विधि है नलिका उच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी, जो कि महिलाओं में की जाती है। इसे महिला नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में महिला के उदर या योनि मार्ग में एक छोटा सा चीरा लगाकर दोनों अंडवाहिकाओं या फैलोपियन ट्यूब के एक छोटे से हिस्से को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय तक नहीं जा पाते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो डायग्राम ए है ये पुरुष नसबंदी का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वॉस डिफरेंस यानी शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया गया है। और डायग्राम नंबर बी में फैलोपियन ट्यूब यानी मादा की अंडवाहिनी की जो नलिका होती है उसे काटकर बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से युग्मकों का निर्माण होता है, लेकिन वह युग्मक जो है वो गति करके आगे नहीं।
जिससे निषेचन की क्रिया नहीं होती है और इसीलिए इस विधि को परिवार नियोजन की सबसे स्थायी विधि कहा जाता है। आगे यहाँ हमारे पास इस वीडियो से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, स्तनपान अनार्तो क्या है, जहां आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शल्य क्रिया के बाद युग्मक निर्माण होता है या नहीं, और अगर होता है तो कारण बताइए क्यों होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं जनन स्वास्थ्य। इसके पिछली वीडियो में हमने गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे एमटीपी यानी चिकित्सीय सगर्भता के समापन के बारे में। अगर बात करें कि एमटीपी होता क्या है, तो इसका पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इसका उपयोग कब किया जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें गर्भधारण की अवधि पूरी होने से पहले स्वेच्छा से जो गर्भधारण है उसे समाप्त कर दिया जाता है, यानी गर्भ के अंदर जो पल रहा भ्रूण है उसे नष्ट कर दिया जाता है, और इसी को चिकित्सीय सगर्भता समापन कहा जाता है। यह प्रक्रिया कुशल चिकित्सकों यानी डॉक्टरों की देखरेख में ही की जाती है। अब बात करें कि ऐसा किया क्यों जाता है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य अनचाहे गर्भ, असुरक्षित यौन संबंध या बलात्कार से उत्पन्न गर्भ या गर्भाशय में पल रहे शिशु में होने वाले प्रारंभिक रोगों की जानकारी के बाद गर्भ समापन किया जाता है। यानी कि अनचाही स्थिति में किसी भी प्रकार के गर्भधारण या फिर गर्भ में पल रहे शिशु में किसी भी प्रकार के आनुवंशिक बीमारी होने पर, या जैसे जो शिशु गर्भाशय में पल रहा है उसके अंदर कोई भी आनुवंशिक बीमारी है जो कि ठीक नहीं की जा सकती है, या फिर अगर उसके शरीर के कुछ अंग पूरी तरीके से विकसित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में एमटीपी का प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 1971 में एमटीपी अधिनियम द्वारा इसे कानूनी मान्यता प्राप्त की थी। यह प्रक्रिया पहले 3 महीने या 12 सप्ताह तक सबसे सुरक्षित मानी जाती है। इसके अलावा 20 सप्ताह तक की अवधि तक 2 चिकित्सकों के परामर्श पर जो है एमटीपी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे यौन संचारित रोग यानी एसटीडीज के बारे में। एसटीडी का पूरा नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी ऐसी बीमारियां जो यौन संपर्क के कारण फैलती हैं। यौन संचारित रोगों को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है जीवाणु जनित रोग, दूसरा है विषाणु जनित रोग और तीसरा है प्रोटोजोआ जनित रोग। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं, यानी वह रोग जो बैक्टीरिया की वजह से फैलते हैं। इनमें सबसे पहला रोग है सुजाग, जो कि नाइसेरिया गोनेरिया नाम के एक जीवाणु के कारण होता है। दूसरा रोग है उपदंश, जो कि ट्रेपोनिमा पैलिडियम नामक जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद विषाणु जनित रोगों में आते हैं जेनाइटल हर्पिस, जो कि एचएसपी यानी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है, और एड्स जो कि एचआईवी वायरस के कारण होता है। उसके बाद बात करें प्रोटोजोआ जनित रोग की, तो ट्राइकोमोनास्ता नाम की बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, और इसका रोग कारक है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, एक ऐसा प्रोटोजोआ जिसकी वजह से यह बीमारी होती है। जीवाणु जनित रोगों में क्लैमिडियता नाम की भी एक बीमारी आती है, जो कि क्लैमिडिया ट्रैकोमेटस जीवाणु के कारण होती है। और एड्स के अलावा विषाणु जनित रोगों में आता है हेपेटाइटिस बी, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। इन बीमारियों के बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके अलावा चंदांगों पर मस्से एचपीवी वायरस के कारण यह रोग होता है, और यह भी एक विषाणु जनित यानी कि वायरस के कारण होने वाला रोग है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब हम जानेंगे हैं कि यौन संचारित रोग होते क्या हैं। जो रोग संक्रमण, लैंगिक संपर्क या जनन मार्ग से संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से लैंगिक संचारित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। इन रोगों को रजित रोग के नाम से अथवा जनन मार्ग संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है, यानी वह बीमारियां जो यौन संचरण के कारण या मूत्र मार्ग के थ्रू फैलती हैं उन्हें यौन संचारित रोग कहा जाता है। ये रोग असुरक्षित यौन संबंध के कारण फैलते हैं। आगे हम देखेंगे यौन संचारित रोगों का वर्गीकरण। यौन संचारित रोगों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जीवाणु जनित रोगों के बारे में, यानी बैक्टीरियल डिजीज, वह बीमारियां जो बैक्टीरिया के कारण फैलती हैं। सबसे पहली बीमारी है सुजाक या गोनेरिया। यह रोग जो है वो नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु के कारण होता है, और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि असुरक्षित यौन संपर्क के कारण ये बीमारियां होती हैं। ये जीवाणु जो होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों के ही मूत्र मार्ग में रहते हैं, और संक्रमित व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, उन्हें मूत्र मार्ग करने में जलन होती है। पुरुषों के शिश्न से पस तथा महिला के योनि से असामान्य स्राव का होना जो है ये इस रोग के लक्षण है। अगर इस रोग का सही समय पर इलाज ना किया जाए तो इनफर्टिलिटी यानी बंध्यता भी इस बीमारी के कारण हो सकती है, यानी कि
किसी भी पुरुष या स्त्री को अगर ऐसी कोई बीमारी है और उसका इलाज ना किया जाए तो उसे आगे चलकर संतान उत्पत्ति करने में गंभीर समस्या हो सकती है। इसकी जांच ग्राम स्टेनिंग या टेस्ट द्वारा की जाती है और यह रोग जो है वो पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है प्रतिजैविक दवाओं यानी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके। जीवाणु जनित रोगों में दूसरा रोग है उपदंश या सिफिलिस। यह ट्रेपोनिमा पैलिडियम नामक जीवाणु के कारण होता है और यह रोग भी असुरक्षित यौन संपर्क से फैलता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान यदि किसी की माता को यह रोग है तो प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण में भी यह रोग फैल सकता है। बात करें इसके लक्षण की तो इसके लक्षण जो है वे मुख्यतः 3 चरणों में दिखाई देते हैं। सबसे पहले चरण में जननांगों, होठों या उंगलियों पर दर्द रहित छाले या घाव विकसित हो जाते हैं, यानी कि ये जो घाव हैं इस जननांगों, होठों या उंगलियों पर भी हो सकते हैं जो कि छालों की तरह दिखाई देते हैं। दूसरे चरण में पूरे शरीर पर लाल चकत्तों का होना या बुखार, गले में खराश आदि इस रोग के लक्षण हैं। बात करें तीसरे चरण की तो जब लंबे समय तक इस बीमारी का इलाज न हो तो यह बीमारी हृदय, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाती है और सबसे गंभीर समस्याएं जो इस रोग के कारण हो सकती हैं इसमें व्यापक रुधिर स्राव, अंगघात या पागलपन तक की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं यानी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके भ्रूण यानी होने वाले बच्चे पर भी इस रोग का गलत प्रभाव हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यह रोग भी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है एंटीबायोटिक दवाओं जैसे पेनिसिलिन का उपयोग करके। बात करें इस रोग की जांच की तो VDRL यानी वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी नाम की जांच जो है वो इस बीमारी में की जाती है, जिसका हिंदी नाम होता है यौन रोग अनुसंधान प्रयोगशाला परीक्षण। इसमें जो इस रोग के खिलाफ शरीर जो एंटीबॉडी बनाता है उस एंटीबॉडी का परीक्षण इस जांच में किया जाता है। लेकिन जो VDRL जांच है इसके पॉजिटिव होने के भी कई कारण हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर किसी की VDRL जांच जो है वो पॉजिटिव हो तो उसे यह रोग हो ही। तो इस रोग की पुष्टि करने के लिए VDRL पॉजिटिव होने के बाद TPHA यानी ट्रेपोनिमा पैलिडियम हीमोग्लूटेशन ऐसे नाम की एक जांच की जाती है और इस जांच के बाद यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि किसी को यह बीमारी है। उसके बाद अगले जीवाणु जनित रोग की हम बात करेंगे जिसका नाम है क्लैमाइडिया या क्लैमाइडियासिस। इसके रोग कारक हैं क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटस जीवाणु। इस रोग में मूत्र मार्ग में जलन, दर्द और असामान्य स्राव होता है और यह रोग भी महिला और पुरुष दोनों में होता है और इस रोग में एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है जिससे टेट्रासाइक्लिन व डिऑक्सीसाइक्लिन नाम की दवाएं इस रोग में उपयुक्त होती हैं। इसकी जांच करने के लिए NAAT यानी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट द्वारा इस रोग की जांच की जाती है। जीवाणु जनित रोगों के बाद अब हम बात करेंगे विषाणु जनित रोगों के बारे में, यानी वह रोग जो विषाणुओं के कारण, वायरसों के कारण फैलते हैं। सबसे पहला रोग है यहाँ जननांग हर्पिस यानी जेनिटल हर्पिस, जिसके रोग जनक है HSV यानी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। अगर इस के लक्षण की बात करें तो जननांगों पर सूजन, दर्दनाक छाले या फफोले घाव जैसी चीजें इस रोग के लक्षण है। यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इस बीमारी में चेहरे और मुंह पर भी घाव हो जाते हैं। और बात करें उपचार की तो इस बीमारी में एसाइक्लोवर नाम की दवाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह बीमारी पूरी तरीके से ठीक होने योग्य नहीं है। दवाएं केवल लक्षणों को कम करने का काम करती हैं। ये रोग उन रोगों में से है जो कभी भी पूर्णतः ठीक नहीं होती हैं। बात करें जांच की तो इस बीमारी की जांच PCR या हर्पिस एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा की जाती है, जिससे इस रोग का पता लगाया जाता है। दूसरा विषाणु जनित रोग जो है जननांगों पर मस्से यानी जेनिटल वॉर्ट्स। यह रोग HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। इस रोगों में जननांगों पर मस्से निकल आते हैं। ये रोग भी महिलाओं और पुरुषों दोनों में होते हैं, लेकिन महिलाओं में ये जो रोग है वो अत्यधिक खतरनाक कैंसर का कारण हो सकता है, जो कि जिसे हम गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर कहते हैं। इस रोग से बचाव के लिए HPV नामक वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है महिलाओं में कैंसर से बचाव के लिए। इन मस्सों को हटाने के लिए लेजर सर्जरी या अल्फा इंटरफेरान दवाओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी यह रोग पूरी तरीके से साध्य नहीं है, यानी यह रोग पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण यानी एड्स, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम आपको याद कर लेना है। यह रोग जो है वो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी नामक वायरस के कारण होता है
इस रोग में होता क्या है कि हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, और सबसे दुखद बात यह है कि यह रोग भी कभी पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसीलिए असुरक्षित यौन संपर्क से बचाव जो है वह ही इस रोग से बचने का एकमात्र उपाय है। उसके बाद अगली बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी। यह बीमारी हेपेटाइटिस बी नाम के वायरस के कारण होती है। इसमें लीवर यानी यकृत में सूजन, पीलिया और अत्यधिक थकान जो है ये इस रोग के लक्षण हैं। और यह रोग भी पूर्णतः ठीक होने योग्य नहीं है, लेकिन इस रोग से बचाव के लिए टीके यानी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है ताकि रोग इस बीमारी से बच सके। एनसीईआरटी के अनुसार एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पिस ये वह बीमारियां हैं जो पूरी तरीके से ठीक नहीं की जा सकती हैं। इन तीनों बीमारियों का नाम आपको पूरी तरीके से याद रखना है। विषाणु जनित रोगों के बाद आते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। बात करें रोग की तो इस रोग का नाम है ट्राइकोमोनास और यह रोग ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस नामक एक परजीवी के कारण होता है जो कि एक प्रोटोजोआ है। इस रोग के प्रमुख लक्षण ये हैं कि महिलाओं में योनि से स्राव या दुर्गंध तथा पुरुषों में मूत्र त्याग में दर्द और जलन जैसी समस्याएं इस बीमारी के लक्षण हैं, और यह बीमारी भी एंटीबायोटिक्स दवाओं द्वारा पूरी तरीके से ठीक की जा सकती है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि वह कौन सी बीमारियां हैं जिनका दवाओं द्वारा उपचार संभव नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी के बारे में। तो जब कोई दंपत्ति 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक असुरक्षित यौन संबंध के बावजूद भी गर्भधारण करने में असमर्थ होते हैं तो इस स्थिति को बंध्यता कहते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने यौन संचरित रोगों के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे बंध्यता के बारे में। तो जब कोई भी दंपत्ति 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना किसी भी प्रकार की गर्भ निरोधक विधि का प्रयोग करते हुए भी संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं तो उस विधि को बंध्यता कहते हैं। बंध्यता पुरुष और स्त्री दोनों में हो सकती है। आगे हम जानेंगे बंध्यता के प्रमुख कारणों के बारे में। बात करें पुरुषों में बंध्यता की तो पुरुषों में बंध्यता के कारण हो सकते हैं कि शुक्राणुओं की संख्या का कम होना, क्योंकि शुक्राणुओं की संख्या जो है वो वीर्य में अगर उचित मात्रा में ना हो तो निषेचन की प्रक्रिया उचित रूप से नहीं हो पाती है। इसके अलावा जो शुक्राणु है उनकी गतिशीलता में कमी, जिसकी वजह से वो अंडाणु में प्रवेश ना कर पाए, या वीर्य में शुक्राणुओं का ना होना, ये पुरुषों में बंध्यता के कारण होते हैं। बात करें स्त्रियों में तो अंडोत्सर्ग की क्रिया न होना या फिर फैलोपियन ट्यूब जहां पर निषेचन होता है उसमें उसका बंद होना, या गर्भाशय में किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या होना जिससे वह स्त्री जो है वो गर्भधारण या किसी भी बच्चे को जन्म देने में सक्षम ना हो, ये बंध्यता के कारण होते हैं। और इस बंध्यता का इलाज जो है वो दवाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब दवाएं जो है वो इन समस्याओं का निदान करने में सक्षम नहीं होती हैं तो कुछ आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिसे हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी ART कहते हैं, जिसका पूरा नाम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होता है। ये तकनीकें जो हैं वो ऐसे दंपतियों को जो बंध हैं उन्हें संतान उत्पन्न करने में जो है वो सहायता प्रदान करते हैं। सबसे पहली सहायक जनन प्रौद्योगिकी है पात्रे निषेचन यानी IVF, जिसका पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब। इस विधि से जन्मे हुए बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु के बीच जो निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, वही निषेचन की प्रक्रिया जो है वो प्रयोगशाला यानी लैब में करवाई जाती है, और इस विधि से जन्मे हुए बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो प्रयोगशाला में ही निषेचन के बाद जो है यहाँ जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण इस विधि से होता है। और इस विधि के उपयोग से वो दंपत्ति जिसमें मान लीजिए किसी भी स्त्री जिसके अंदर अंडाणु नहीं बन रहे हैं या कोई भी पुरुष जिसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण ना हो रहा हो, वह दंपत्ति भी इस विधि द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें किसी चाहे पत्नी या किसी दाता स्त्री के अंडाणु या पति या फिर किसी दाता पुरुष के शुक्राणुओं को लैब यानी प्रयोगशाला में निषेचित करवाकर युग्मनज का निर्माण किया जाता है, और इस विधि से जो युग्मनज यानी जाइगोट बनता है उसे 2 से 5 दिन बाद फीमेल की बॉडी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इस भ्रूण स्थानांतरण या युग्मनज स्थानांतरण की क्रिया को भ्रूण स्थानांतरण ET या एम्ब्रॉय ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। भ्रूण के स्थानांतरण की मुख्यतः 2 विधियां हैं जिनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं।
भ्रूण स्थानांतरण में सबसे पहली जो विधि है उसे हम ZIFT के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो जाइगोट यानी जो युग्मनज होता है उसे फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। इसमें युग्मनज या 8 ब्लास्टोमेर तक के भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। जब युग्मनज बनता है तो सबसे पहले उसमें केवल एक कोशिका होती है और विदलन के फलस्वरूप यानी उस एक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, जिससे 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4 कोशिकाएं और 4 से 8 कोशिकाएं बनती हैं, जिसे हम ब्लास्टोमेयर कहते हैं। तो जब भ्रूण जो है वो 8 ब्लास्टोमेयर तक का हो जाता है तो उसे हम फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं। और जब 8 से 16 कोशिकाएं बनती हैं तो इस विधि के दौरान ही जो है भ्रूण है वो फैलोपियन नलिका से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है। अगली भ्रूण स्थानांतरण की जो विधि है उसे हम IUT के नाम से जानते हैं, यानी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जिसकी हिंदी होती है अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। इस विधि में जब भ्रूण 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक का हो जाता है तो उसे सीधा गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि जब जायगोट में 8 से अधिक कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं तो वह गर्भाशय में अंतःरोपित हो जाता है नेचुरली ही। तो इसमें जब 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक की कोशिकाएं किसी भी जाइगोट में विकसित होती हैं तब उसे गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिसे IUT कहते हैं। जनरली इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब फैलोपियन नलिका में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो या फिर फैलोपियन नलिका जो है वो बंद हो, तभी इस विधि का प्रयोग जो है किया जाता है। उसके बाद दूसरी ART विधि है जिसका नाम है इन विवो फर्टिलाइजेशन, जिसे जीव निषेचन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें निषेचन प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम गर्भाधान द्वारा महिला के शरीर यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। इसके पहले हमने पढ़ा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया लैब में, प्रयोगशाला में यानी कि मादा शरीर के बाहर की जाती है, लेकिन इस विधि में निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर होती है। इस विधि से वह महिलाएं भी संतान उत्पन्न कर सकती हैं जिनके अंदर जो गर्भाशय है या भ्रूण के विकास की क्षमता न हो, वह महिलाएं भी इस विधि द्वारा बच्चों को जन्म दे सकती हैं। लेकिन इससे प्राप्त जो भ्रूण होता है उसे बाद में किसी अन्य महिला, जिसे हम सरोगेट मदर कहते हैं, उनके शरीर में स्थानांतरित किया जाता है और वो बच्चों को जन्म देती हैं। इस विधि को हम इन विवो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरी विधि है जिसे हम GIFT यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के नाम से जानते हैं, जिसकी हिंदी होती है युग्मक अंतः डिंबवाही स्थानांतरण। इस विधि में यह विधि जो होती है वो उन महिलाओं के लिए होती है जिनमें अंडाणु नहीं बनते हैं, लेकिन उनका शरीर यानी कि जो गर्भाशय है वो निषेचन और भ्रूण के विकास के लिए यानी बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। इसमें किसी अन्य स्त्री के अंडाणु को जो है वो महिला के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है और इसके बाद निषेचन की प्रक्रिया पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से होती है और निषेचन के बाद भ्रूण का विकास भी प्राकृतिक रूप से होता है, जिससे वह महिला बच्चे को जन्म देती है। लेकिन इस प्रकार जन्मे हुए बच्चे में जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो इस स्त्री के होते हैं जिसके अंडाणु जो है वो निषेचन की प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। इस विधि को हम GIFT कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म आपको पूरी तरीके से याद रख लेना है। अगली ART विधि है जिसे हम ICSI के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन यानी अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। इस विधि में किसी एक शुक्राणु को पतली सुई के द्वारा सीधे अंडाणु के कोशिका द्रव्य में अंतःक्षेपित यानी इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस विधि को ही हम अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं। इसमें होता क्या है कि प्रयोगशाला में यह निषेचन की प्रक्रिया करवाई जाती है और इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक शुक्राणु का चयन करके उसे इंजेक्शन के माध्यम से अंडाणु में प्रवेश करवाते हैं। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पुरुष बंधे होते हैं, यानी उनके अंदर शुक्राणु की संख्या कम हो या वीर्य में शुक्राणु लगभग ना के बराबर बन रहे हो या जो शुक्राणु है उनकी गतिशीलता में कमी हो, ऐसी स्थितियों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और बात करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ICSI में अंतर की, तो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें प्रयोगशाला में वीर्य को जो है वो अंडाणु के पास स्थानांतरित कर दिया जाता है और उनमें से कोई एक शुक्राणु जो है वो स्वयं अंडाणु के अंदर प्रवेश करते हैं। अगली ART विधि है जिसका नाम है अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन या कृत्रिम वीर्य सेचन, IUI यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये दोनों दो अलग अलग विधियां हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिफिशियल
इंसेमिनेशन की। इसमें पति या दाता के वीर्य को कृत्रिम रूप से मादा की योनि में पहुंचाया जाता है और इस विधि को हम AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या वीर्य सेचन कहते हैं। इस विधि का प्रयोग भी तब किया जाता है जब पुरुष बंधे हो या उनके अंदर शुक्राणु जो है वो उचित संख्या में ना बन रहे हों। अगली विधि है IUI विधि यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इस विधि में क्या होता है, जो सीमन यानी जो वीर्य होता है उसमें से सभी अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है। केवल शुद्ध वीर्य को ही मादा के गर्भाशय तक कृत्रिम रूप से पहुंचाया जाता है। यह विधि जो है वो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ही एक विकसित रूप है, जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब पुरुष बंधे होते हैं। अगली ART विधि है जिसे हम सरोगेसी के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जिसमें कोई महिला, जिसे हम सरोगेट मदर कहते हैं, किसी अन्य दंपत्ति के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है और उसे जन्म देती है। अब इस विधि का इस्तेमाल किन किन परिस्थितियों में किया जाता है, तो इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब स्त्री के अंदर अंडाणु निर्माण यानी ओवम बन रहे हों, लेकिन उसके भीतर जो है वो बच्चे को जन्म देने या शिशु को 9 महीने पालने की क्षमता ना हो, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि में जो महिला बच्चे को जन्म देती है उसे हम सरोगेट मदर के नाम से जानते हैं। नोट यानी ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि इस विधि से जो जन्मे बच्चे होते हैं उनमें जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो मूल माता पिता के ही होते हैं। अब बात करें ART यानी सहायक जनन प्रौद्योगिकियों की, तो ये सभी विधियां जो है ये बहुत ही महंगी है, यानी कि इनका प्रयोग केवल बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा इन विधियों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यानी कि बहुत सारी समस्याएं इस विधियों के प्रयोग द्वारा हो सकती हैं। इसीलिए हर कोई जो है वो इस विधि का इस्तेमाल करके संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। इस वीडियो से जुड़ा एक सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि GIFT विधि से जो जन्मे जो बच्चे होते हैं उनमें आनुवांशिक गुण किसके होते हैं, मूल माता पिता के या किसी और के। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। आज इस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर सभी वीडियोस उपलब्ध हैं, जरूर देखिए। और कोई भी सवाल आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।